घर, परिवार और समाज एक ऐसा ताना बाना है जो आपसी सामंजस्य और भाईचारे से चलता है। लेकिन कभी कभी समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो इस आपसी सामंजस्य और सामाजिक ताने बाने को बहुत प्रभावित करता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपसी सामंजस्य और भाईचारे से लोगों का भरोसा भी कम होने लगता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सुनने के बाद हर कोई उस पर अफसोस जाहिर करता है और एक दूसरे से भरोसा भी कम होने लगता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी यानी औद्योगिक शहर कानपुर नगर के कैंट थाना अंतर्गत मैको के पूर्वा मोहल्ले में, जहां पर मोहल्ले में ही रहने वाले मुरसलीन का परिवार रहता था, जो कि पास में ही सब्जी मंडी में पल्लेदारी यानी कि मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके परिवार में कुल 5 लोग थे, मुरसलीन, उसकी पत्नी और 3 बच्चे। बड़े बच्चे मुन्ना का उम्र लगभग 10 वर्ष और बाकी 2 बच्चों की उम्र 7 वर्ष और 5 वर्ष थी। रोज़ की तरह मुन्ना स्कूल जाता था, पढ़ता लिखता था, खुशमिजाज लड़का था। रोज़ की तरह 29 अगस्त 2022 को भी जब वो सुबह अपने घर से खाना खा के निकलता है बाहर मोहल्ले में, तभी उसे मोहल्ले के ही 2 लड़के मिलते हैं, अमित और बबलू। ये 2 लड़के उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उसे कुछ लालच देते हैं, कुछ पट्टी पढ़ाते हैं और अपने साथ स्कूटी में बैठा के कहीं ले जाते हैं। और इधर घर वाले दोपहर से लेकर शाम तक मुन्ना उर्फ रहमान का इंतज़ार करते हैं। इसी बीच मुरसलीन, जो कि सब्ज़ी मंडी गया हुआ था, अपना काम निपटा के जब घर वापस दोपहर में आता है तो उसकी पत्नी से पूछता है कि रहमान उर्फ मुन्ना दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है। तो उसकी पत्नी भी असमर्थता जाहिर करती है कि वो जैसे ही ये खाना खा के घर से बाहर गया, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। मोहल्ले में भी कई जगह मैंने खुजवाया, आवाज़ दी, पर उसका कोई अता पता नहीं चलता है। इधर धीरे धीरे शाम बीतती है, तब मुरसलीन, उसकी पत्नी और उसके भाई यासीन यानी कि मुन्ना के चाचा यासीन की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। ये सभी मोहल्ले के लोगों से मिलकर सारे मोहल्ले में एक एक घरों में छान मारते हैं कि शायद मुन्ना कहीं छुपा बैठा हो या कहीं भूल भटक गया हो। ढूंढते हैं, मिल जाएगा। काफ़ी खोजने के बाद जब मुन्ना का कोई अता पता नहीं चलता तो पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं और इधर धीरे धीरे मुन्ना और रहमान की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। उसके दोनों छोटे भाई बहन, जिसकी उम्र 7 साल और 5 साल थी, वो सब भी चिंता करने लगते हैं अपने भाई की। इधर मुरसलीन, जो कि खुद एक मज़दूर था, रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी, जब वो रोज़ कमाई करके लेके आता था तो उसके परिवार का खर्च चलता था। लेकिन जैसे ही समय धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा तो रात में लगभग 9 बजे उसके पास एक फ़ोन आता है। मुरसलीन जैसे ही फ़ोन रिसीव करता है, उधर से एक कड़क आवाज़ धमकी भरे लहजे में ये कहता है कि अगर अपने बच्चे को सही सलामत ज़िंदा देखना चाहते हो तो करीब 6 लाख का इंतज़ाम करो फिरौती के लिए, और तुम्हें हम जगह बताएंगे कि कहाँ लेके आना है। इतना सुनते ही मुरसलीन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो फ़ोन पे ही अपनी मजबूरी बताने लगता है और रोने लगता है। कहता है कि मैं खुद यहाँ किराए पे रहता हूँ, मेरा कोई घर नहीं है और सब्ज़ी मंडी में पल्लेदारी मजदूरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता हूँ, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। फ़ोन पे असमर्थता जाहिर करते हुए वो थोड़ा सा गमगीन भी हो जाता है, लेकिन धमकी देने वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो अपने बेटे को भूल जाओ। इतना कहते ही झटके से फ़ोन काट देता है। इधर मुरसलीन उस फ़ोन को लेकर बड़ा ही परेशान होता है। इस बात को फिर वो अपने भाई यासीन और सभी लोगों को बताता है। लोग इंतज़ार करते हैं कि शायद दोबारा फ़ोन आएगा तो कुछ बात की जाएगी। इधर मुरसलीन उस फ़ोन पे फ़ोन लगाने लगता है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ बताता है। और इधर अमित और बबलू, जिन्होंने मुन्ना उर्फ रहमान को किडनैप किया था, उनके साथ मोहल्ले के ही 2 और लड़के शामिल हो जाते हैं। एक का नाम था समीर और दूसरा आमिल। ये चारों मिलकर सबसे पहले जब मुन्ना को किडनैप करते हैं तो उसके मोहल्ले यानी मैको के पूर्वा से सीधे उसे लाल कोठी ले जाते हैं और लाल कोठी के बाद फिर उसे बंगला नंबर 16 की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर जंगलों में रखने के बाद रात में इसके पिता को फ़ोन करते हैं। मुरसलीन से बात होने के बाद जब उसे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखती तो ये
सभी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के बाद जैसे ही फ़ोन काटते हैं सबसे पहले सब फ़ोन तोड़ते हैं। उसके बाद मासूम नाबालिग मुन्ना, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसके साथ ये दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दाबकर हत्या कर देते हैं। जब उनको लगता है कि मैंने इसकी हत्या कर दी, कहीं हम पकड़े न जाएं, तो सबसे पहले ये लोग मुन्ना की बॉडी को बाढ़ आई हुई गंगा की बीच गहराई में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद मोबाइल फ़ोन तोड़ के सिम फेंक कर आकर अपने अपने घरों में सो जाते हैं। इधर जब रात 12 बज जाता है, जब किडनैपर्स का फ़ोन भी नहीं लगता, तो परेशान मुरसलीन और यासीन आपस में सहमति करके कहते हैं क्यों ना हमारे बेटे के अपहरण की सूचना हम पुलिस थाने में दें। आपसी सहमति करने के बाद लगभग 1:15 ये दोनों भाई कैंट थाना जाते हैं। मुन्ना के पिता मुरसलीन और उसके चाचा यासीन दोनों मिलकर पुलिस को एक लिखित तहरीर देते हैं और सारी घटना को सिलसिलेवार बताते हैं। उसके बाद थानाध्यक्ष अर्चना सिंह अपनी टीम को लगाती हैं। उनके बताए हुए घटना के अनुसार वो उसके घर से निकलकर सारी चीज़ों का छानबीन करना शुरू करते हैं। फिर रास्ते में पड़ने वाले जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, हर जगह फुटेज की जांच की जाती है। तो वहीं पे एक सीसीटीवी फुटेज में ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जैसे ही मुन्ना खाना खा के अपने घर से बाहर निकल रहा है, उसे दो लोग बात करते हैं और बात करने के बाद उसको अपनी स्कूटी में बैठाकर कहीं ले जाते हुए दिखते हैं और उनकी पहचान मोहल्ले के ही अमित और बबलू के तौर पे की जाती है। उसके बाद जब पुलिस इन लोग का CDR यानी कि कॉल रिकॉर्ड्स और फ़ोन का लोकेशन निकलवाती है, तो उसके बाद सारा मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अगले दिन यानी कि 30 अगस्त के दिन में पुलिस सीधे आती है और चारों को गिरफ्तार करती है। अगले दिन यानी कि 30 अगस्त 2022 को पुलिस चारों समीर, अमिल, बबलू और अमित को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है, तो पहले तो ये इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब पुलिस अपनी तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है, उनके सामने CDR रिकॉर्ड रखती है, मोबाइल की लोकेशंस रखती है और CCTV फुटेज रखती है, तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस इन्हें अरेस्ट करके जेल भेज देती है। इधर जैसे ही मामले का खुलासा होता है, पुलिस तुरंत मुन्ना उर्फ रहमान की डेड बॉडी के छानबीन में लग जाती है और मछुआरों को लेकर के पूरे उस एरिए में नाकेबंदी कर लाश की ढूंढवाई शुरू कर देती है। लेकिन गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी, पानी बहुत अधिक मात्रा में था। मछुआरे भी जितना कर सकते थे कर रहे थे। बहुत कोशिश किया गया मुन्ने की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए, लेकिन मुन्ना की डेड बॉडी नहीं मिल पाई। उसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या और अपहरण का मामला दर्ज किया, लेकिन इधर मुन्ना के घर वालों का ये कहना था कि सिर्फ हत्या और अपहरण नहीं, उसके खिलाफ दुष्कर्म का भी मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उनके लड़के के साथ इन लोगों ने गलत काम भी किया है। पुलिस भी इस बात को तफ्तीश के दौरान एक एक चीज़ से कंफर्म होना चाहती थी। सबसे पहले वो मुन्ना की डेड बॉडी को ढूंढकर पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी, ताकि कंफर्म हो सके कि मुन्ना के वास्तविक मृत्यु का कारण क्या है। चूँकि पुलिस काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी डेड बॉडी नहीं खोज पाई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ यही हत्या और अपहरण का केस दर्ज करके उनको जेल भेज दिया। और इधर घर में मुन्ना के पिता मुरसलीन और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वो जब भी होश में आती सिर्फ एक ही बात कहती, जो हुआ सो हुआ, अरे मुझे मेरे लाल का आखिरी बार चेहरा तो दिखा दो कोई, मेरा लाल किस स्थिति में होगा, कहाँ होगा, कुछ तो बता दो कोई, आखिरी बार कम से कम उसका मुखड़ा तो मुझे दिखा दो, उसका चेहरा तो मुझे दिखा दो। वो बार बार कहती और बार बार बेहोश हो जाती। अब जब भी होश में आती वो बार बार इसी बात को दोहराती और मोहल्ले की औरतें बार बार उसे यही दिलासा देती कि बेटा शांत हो जाओ, जो हुआ सो हुआ, ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे किसकी चलती है। फिर जैसे ही मुन्ना की मौत की खबर उसकी माँ को मिलती है, उसकी माँ तुरंत बेहोश हो जाती है और लोग उससे चेहरे पे पानी के छींटे मारते और जब भी वो होश में आती सिर्फ एक ही बात कहती, अरे कोई तुम मेरे बेटे को बुला दो, मेरे कलेजे का टुकड़े का कम से कम आखिरी दीदार तो करा दो। और इतना कहते कहते वो बार बार बेहोश हो जाती और मोहल्ले की औरतें उसे दिलासा देती और ये कहती कि बेटी अपने आप को संभालो और धीरज रखो, ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है। इधर मुरसलीन भी अपने बड़े बेटे के खोने की वजह से काफ़ी निराश और हताश था। बहरहाल पुलिस इस केस की जांच में लगी हुई थी।
पुलिस ने पूरा जांच रिपोर्ट यानी कि अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की सीडीआर और लाइव लोकेशन और आरोपियों के कबूलनामे सभी का चार्जशीट बनाकर न्यायालय में दाखिल कर दिया है। फिलहाल ये चारों आरोपी जेल में हैं और मामला न्यायालय में लंबित है। जैसे भी कोई आदेश आता है न्यायालय की तरफ से हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।